सर दर्द बहुत परेशान कर रहा था। परीक्षा करने पर डॉक्टर ने बताया कि न्यूरोलॉजिक दर्द है। इसके लिए अल्ट्रावायलेट रश्मियां दी गई, लेकिन सब व्यर्थ। सोचा संभव था चश्मे के कारण ये पीड़ा है, परंतु उसके बदलने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो रहने लगा, प्रयत्न करने पर भी वो टूटा नहीं। आखिर सही ग्रहण करनी पड़ी। कलकत्ता के बड़े बड़े डॉक्टर परीक्षा करने के लिए आए। उन्होंने बताया ये सब मलेरिया का ही उपद्रव है। अब मलेरिया की चिकित्सा शुरू हुई। कुनैन खानी पड़ी, इंजेक्शन भी लगे। उसकी पीड़ा का चर्चा करते हुए उन्होंने एक पत्र में लिखा, कल विधान डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है। शरीर की जिस अंश पर भार देकर आराम से बैठा जाता, वहीं पर ओ कैसी पीड़ा। नमक की पोटी और टूटी हरिकेन लालटेन लिए सवेरे से बैठा हूँ। ज्वर फिर से टस से मस नहीं हुआ। हालात दिन पर दिन गिरती गई। डॉक्टरों का एक दल फिर परीक्षा के लिए आया। इस बार उन्होंने निर्णय लिया कि वो को विकोलाई है, और विकोलाई ये इस इलाज करने पर ज्वर भी टूट गया। धीरे धीरे स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। डॉक्टर मित्र और परिजन ने अनुरोध किया कि ऐसी अवस्था में वायु परिवर्तन लाभदायक होगा, लेकिन वह कहीं जा पाते इससे पूर्व ही ज्वर फिर आ गया। हमेशा 99 डिग्री पर रहता। उन्होंने डॉक्टर रमेश चंद मजूमदार को अपनी चिर परिचित सहज परिहास प्रिय भाषा में लिखा, इधर मेरा बुखार अच्छा होने में नहीं आता। डॉक्टर विधान चंद्र राय आदि रोग समझ नहीं पा रहे। विभिन्न छाप की शीशियां हुई जमा, विभिन्न नाप के डिब्बों का लग गया ढेर। व्याधि से आदि अधिक बढ़ गई और अस्थि जर्जर हो गया। तब डॉक्टर ने कहा, मरीज की हवा तो बदलो। इसलिए 2-3 दिन में ही स्थान त्याग करने की इच्छा है, अपनी नहीं दूसरों की। मन ही मन कहता हूँ, हे संध्याकालीन नित्य सहचर 99 डिग्री के बुखार तुम, और जरा प्रसन्न हो जाओ, और तुमने जिस काम की नींव डाली उसे जल्दी जल्दी खत्म कर डालो, मुझे छुट्टी मिले। आखिर वे देवघर गए। बामा सुरेंद्र के छोटे भाई सत्येंद्र वहां सिविल सर्जन थे। हरिदास चट्टोपाध्याय ने उन्हें अपना मकान रहने के लिए दे दिया था। कई महीने वहां रहे, लौटे तो काफी स्वस्थ हो चुके थे। अपने इस प्रवास के आधार पर उन्होंने देवघर की यादगार नाम से एक निबंध भी लिख दिया। उसमें जैसे उनका कवि मन बोलता, उनके विपुल साहित्य में पशु पक्षी के प्रति उनके उत्कट प्रेम का कम परिचय मिलता। इस लेख में वह प्रेम जैसे साकार हो उठा। राजनीतिक जगत में यह वो समय था जब कांग्रेस 1935 के विधान के तहत पद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया था। उस समय पदों को लेकर जो आपाधापी मची थी, उसकी चर्चा भी इस लेख में मिलती है। अनमना होकर मन में ये सोच रहे थे कि कांग्रेस के जो पंडे या मान थे, उनकी मंत्री होने की कैसी उत्कट आकांक्षा है, कैसी पदलोलुपता है, अथवा निर्मोहता के आवरण में उसे छिपाने के लिए कितने कौशल से काम लेते हैं। जिन्होंने कानून बना दिया, एक नहीं सुनी, उन्हीं के साथ कानून की व्याख्या को लेकर कैसी झपट, कैसे लड़ाई ठाने हुए। ये बात निसंदेह प्रमाणित कर देना चाहते हैं कि वे कांग्रेसी की कानून के विधाताओं का इरादा अच्छा नहीं, विडम्बना और किसे कहते हैं। लिखना प्राय समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रकाशक आग्रह कर रहे थे कि वे अपनी आत्मकथा लिख दे। उन्होंने कहा, मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता, क्योंकि ना तो मैं इतना सत्यवादी हूँ, ना इतना बहादुर की जितना कि एक आत्मकथा के लेखक को होना चाहिए। सुना कि कवि गुरु ने भी एक दिन उनसे कहा था, शरण तुम अपनी आत्मकथा लिखो। उनका उत्तर, गुरुदेव, यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। काश उन्होंने टॉल्स्टॉय की तरह अपनी डायरी रखी होती। शायद वो होती उनकी सब रचनाओं का श्रेष्ठ मनुष्य के रहस्य में अंधकूपों में उतरने का मार्ग दिखाने वाली प्रकाश किरण। जीवन संध्या में सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया। शराब पी वेश्याओं के बीच में रहा, नाना प्रकार के वास्तविक अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए, लेकिन उनसे निर्लिप्त रहने की बात भी उन्होंने लिख दी। श्रीकांत के द्वितीय पद में गुरुदेव राजलक्ष्मी से कहता है, जो अपराध एक आदमी को मिट्टी में मिला देता है, उसी अपराध में दूसरा आदमी स्वच्छंद से पार हो जाता है। इसलिए सब विधि निषेध सभी को एक डोरी में नहीं बांध सकते। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने सब कुछ किया, परंतु छोटा काम नहीं किया। जो छोटा काम करता है, अर्थात मन को मैला करता है, क्या अपनी कृति के माध्यम से दूसरे के मन को इतना प्रभावित कर सकता? तब वे क्यों डरते थे? कि इसका जवाब उन्होंने दिया श्रीकांत ने राजलक्ष्मी को। उसको छोड़कर चले जाने का कारण बताते हुए उसने कहा, दुनिया तो मनसा पंडित की पाठशाला की उस राजलक्ष्मी को पहचानेगी। कितना छोटा हो जाऊंगा सो तुम क्या नहीं देख सकती? किंतु उसे तो सचमुच छोटा होना नहीं कहते। भगवान की नजर में ना हो, किंतु संसार की आंखें भी तो उपेक्षा करने की चीज नहीं। लक्ष्मी, इन्हीं संसार की आंखों से वे डरते थे, क्योंकि वो मानते थे कि जो दृष्टि संसार में 10 आदमियों के भीतर से प्रकाश पाती, वो भी तो भगवान की दृष्टि है। इसे भी तो अस्वीकार करना अन्याय है। इसलिए वे डरते थे। टॉल्स्टॉय अभिजात वर्ग के थे, अमीर थे। उन्होंने भी यवन में वही कुछ किया जो निर्धन आवारा शरत ने किया। वह भी बड़े होकर अपने यवन की चर्चा करना पसंद नहीं करते। कोई पूछता तो अंतर की पीड़ा से वो कराह उठते। शरद भी प्राय ऐसे प्रश्नों से उत्तेजित हो उठते। एक बार उनसे अविनाश गोसाल से कहा, देखो, लेखक के व्यक्तिगत जीवन को लेकर परेशान होने से क्या लाभ।
और लेखक है इसलिए अपने जीवन की सब बातें सबको बतानी होगी, इसका आखिर क्या अर्थ है? उसकी रचनाओं के माध्यम से उसका जितना परिचय मिल सकता है उसी को लेकर संतुष्ट होना चाहिए। यही लेखक का सच्चा परिचय है। इसलिए मैं कहता हूँ लेखक का व्यक्तिगत जीवन और उसके लेखक जीवन दोनों एक ही नहीं होते। किसी भी कारण से इन दोनों को मिला देना उचित नहीं। मैं अपनी रचनाओं में जितना अपने को व्यक्त कर सका हूँ उतना ही हूँ मैं। पाठकों के लिए मेरा उतना ही परिचय काफ़ी है, फिर भी उनको लेकर न जाने क्या-क्या लिखा जाता था, सत्य और मिथ्या के बीच कहीं कोई अंतर ही नहीं। परंतु उन्होंने कभी उसका प्रतिवाद नहीं किया। इस संदर्भ में एक स्थान पे उन्होंने कहा, अपने विगत जीवन की इतिवृत्त के संबंध से मैं एकदम उदासीन हूँ। मैं जानता हूँ कि इसको लेकर बहुत कुछ कल्पनाएँ होती रही हैं और नाना प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित है। लेकिन मेरे आलस पर इसका रजमात भी फ़र्क नहीं पड़ता। शुभचिंतक बीच-बीच में आकर कहते हैं कि आपके संबंध में झूठ-सच बातें प्रचलित हो रही हैं। उनका आप प्रतिवाद क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ कि यदि यह सब मिथ्या है तो मैंने तो उसका प्रचार ही नहीं किया, इसलिए उसका प्रतिवाद भी करने का दायित्व मुझ पर नहीं है, उन्हीं पर जिन्होंने प्रचार किया, उन्हीं से जाकर कहो। वे औरतों के पीछे दौड़ते उन्होंने उस नायिका को प्रेम पत्र लिखा, अफ़वाहों और अपवादों के घेरे में घिरे उनका व्यक्तित्व इस कारण और भी जटिल हो उठता कि वे स्वयं उन अफ़वाहों में योगदान दे करने से ज़रा भी नहीं कतराते। अपने को छिपाने की प्रवृत्ति से वो कभी मुक्त हो नहीं पाए, अद्भुत विरोधाभास था उनके जीवन में। एक ओर बैरागी का मन, दूसरी ओर ऐसी विनोदप्रियता जो उजड़पन की सीमा तक पहुँच जाए। जैसे एक साथ कई सरल तंत्र में समाये रहते हो, इसलिए कई बार कई लोग ऐसे संस्कारहीन, अभद्र, अशिष्ट व्यक्ति को देखते जो महानता से बहुत दूर था, जिसे सभ्य सोसाइटी नहीं मिलती। परंतु ऐसे भी व्यक्ति थे जो उनके कृतिकार की विशेषता को खोजते। उनके प्रभावहीन व्यक्तित्व में एक खुरदरापन था, परंतु उनके नीचे मानवीय संवेदना का जो स्रोत बहता था, उसने उनके असंख्य प्रशंसक पैदा कर दिए थे। वो ईमानदारी और गंभीर सूझबूझ से पूर्ण थे। मनुष्य को समझने की अद्भुत क्षमता उनमें थी। अपनी सफलता, प्रतिष्ठा, कीर्ति किसी की उन्हें कभी चिंता थी ही नहीं। विनोद प्रियता जितनी मुखर थी, उदासीनता भी उतनी सत्य नहीं होती तो वे अपनी दीदी के गाँव के पास जाकर नहीं रहते। वहाँ के समाज में जाति बहिष्कृत थे। समाज के ठेकेदारों ने इस बात को लेकर उन्हें परेशान करने की जी तोड़ प्रयास भी किया। नाना प्रकार के प्रस्ताव उनके पास आने लगे, पर उन्होंने जाति में फिर से प्रवेश करने की जरा भी चेष्टा नहीं की। अपने प्रयत्नों के इस प्रकार विफल हो जाने पर समाज के ठेकेदारों ने अपने आप को अपमानित भी अनुभव किया और बदला लेने का अवसर भी ढूंढने लगे। तभी अचानक पास के गांव में रहने वाले आशुतोष चट्टोपाध्याय नाम के एक सज्जन की मां की मृत्यु हो गई। ऐसे ही अवसर की वे राह देख रहे थे। समाज के उन ठेकेदारों ने उन सज्जन से कहा कि उन्हें अपनी मां का श्राद्ध धूमधाम से करना चाहिए, अर्थात 5 गांव के ब्राह्मण, स्त्री पुरुष सबको भोज देना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मां की आत्मा को शांति मिलेगा। आशुतोष बाबू संपन्न व्यक्ति थे, इसके लिए तैयार हो गए। तब समाज के उन ठेकेदारों ने उनसे कहा, शरद के घर आप स्वयं जाइए और सभी लोगों को भोज में आने के लिए निमंत्रित कराइए। ऐसा करने के पीछे उनका एक उद्देश्य था। शरद बाबू निमंत्रण स्वीकार कर भोज करने के लिए आते तो उन्हें जाति बहिष्कृत कहकर पंगत से उठा दिया जाता। यदि नहीं आते तो निमंत्रण अस्वीकार करने का दोष लगाकर अपमानित करते। शरद बाबू स्वयं तो क्या जाते, उनके घर से कोई भी व्यक्ति उस भोज में नहीं गया। कई दिन तक समाज में इसी बात को लेकर हो हल्ला मचा रहा, लेकिन शरद बाबू को आज जरा भी विचलित नहीं हुए। इतनी बड़ी पराजय समाज के ठेकेदार कैसे स्वीकार कर लेते? उन्होंने उनको अपमानित करने का एक और रास्ता ढूंढा। अदालत में उन पर अभियोग लगाया गया कि उन्होंने नदी का बांध तोड़कर गांव के लोगों के धान के खेतों को नष्ट करने की चेष्टा की। सामता तथा गोविंदपुर आदि सभी गांव ठीक रूपनारायण के तीर पर बसे हुए। एक समय रूपनारायण नद किनारे तोड़कर इन गांव में घुस आया था। उस समय सरकार ने वहां एक बात बनवा दिया था, लेकिन समय पाकर रूपनारायण ने उस बात को भी स्थान स्थान पर तोड़ दिया। इसके बाद सरकार ने कुछ दूर पर एक और ऊंचा बांध बनवा दिया। समाज के ठेकेदारों ने शरद बाबू पर टूटे हुए पुराने बांध को तोड़ने का अभियोग लगाया। इस मिथ्या अपवाद से वे बहुत दुखी हुए और अपना बचाव करने के लिए उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध वकील को नियुक्त किया, लेकिन उनके बहनोई पंचानन मुखर्जी के प्रयास से मामला मध्यस्थता के लिए पंचों को सुपुर्द कर दिया गया। छानबीन करने के बाद उन्होंने पाया कि बात तो स्वयं ही टूट गया, शरद बाबू का उसमें कोई संबंध नहीं, हुए तो निर्दोष है। तो ऐसे ऐसे लोग थे। आगे कहते हैं कि हिरणमयी देवी लोगों की दृष्टि में शरद की पत्नी थी या मात्र जीवन संगनी। इस प्रश्न का उत्तर देने पर किसी ने उसे स्वीकार करना नहीं चाहा, लेकिन इसमें तनिक भी संशय नहीं कि उनके प्रति शरद बाबू का प्रेम सचमुच हार्दिक था। अल्प शिक्षित था, अनेक बातों से अनभिज्ञ, सरल प्राणाग्रामा महिला हिरणमयी शरद की प्रतिभा की तुलना में कहीं नहीं ठहरती। जब भी कोई उनसे शरद साहित्य या अमर नारी पात्रों की चर्चा करता तो हंस पड़ती, कहती, मैं मूर्ख, भला उनको क्या जानूं, तुम्हारे दादू ही जानते हैं। पार्वती की बातें चलने पर एक दिन बोली, रहने दो अपने दादू की बात। देवदास चित्त के आते ही दो लड़के लड़की झील में डूब मरे। और एक दिन वे जलधर सेन की एक पुस्तक पढ़ रही थी, आंखों से झरझर बह रहा था पानी कि शरद आ गए। बोले, तुम ये सब क्या छाई पास कूड़ा करकट लिखते रहते हो, ऐसी किताब लिखो ना। कितनी भोली थी वे, परंतु अपने अंतर के ऐश्वर्य और निश्चल प्रेम से उन्होंने इस सर्वजन चित्त जयी कथा शिल्पी के चित्त को जीत लिया था। वह जितनी धर्मशिला थी उतनी ही कोमल हृदया, सेवा परायण शरद के साथ कभी किसी मित्र या नातेदार के घर नहीं जाती।
सुना गया था कि उनका अभियोग था कि शरद ने उनसे विधिवत विवाह करके उन्हें अभी भी पत्नी की संज्ञा नहीं दी है। कहते हैं इसलिए उन्होंने सामता बेड में वैदिक रीत से विवाह करके उन्हें विधिवत पत्नी की संज्ञा दे दी। फिर भी ये कभी उनके साथ कहीं नहीं गए। हाँ, शरद बाबू के रिश्तेदार और मित्र प्रशंसक जो भी उनके घर आते, उनका वे बड़े स्नेह से स्वागत सत्कार करती, खूब खिलाती-पिलाती, घर गृहस्थी की मीठी-मीठी बातें करती। उनके प्यार की सीमा नहीं थी। लेकिन ये बात भी क्या आश्चर्यजनक नहीं कि उन दोनों का एक भी चित्र ऐसा नहीं है जिसमें वो दोनों एक साथ हो। स्वयं हिरण देवी को अकेले भी कोई चित्र नहीं मिलता। वर्मा में एक बार उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया तो ठीक समय पर उनके पेट में तीव्र दर्द होने लगा और वो चित्र नहीं खींच सका। ऐसा लगता है कि उन्हें चित्र खिंचवाने से तीव्र अरुचि होगी, इसलिए शरद बाबू ने फिर कभी उनसे आग्रह ही नहीं किया हो। उस दिन अनेक उनके एक नाटक के मंच पर 50वीं रात भी थी। उनके प्रशंसकों ने आग्रह किया कि वे हिरणमयी देवी के साथ मंच पर आए और फोटो खिंचवाए। तब शरद बाबू ने उत्तेजित होकर कहा था, नाटक मैंने लिखा है, हिरणमयी ने नहीं लिखा है। इस उत्तेजना के पीछे वही तथ्य था, समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, न किया हो। शरद ने तो संपूर्ण मन से उनका वरण किया। धार्मिक कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन हिरणमयी देवी के अनुष्ठानों में बराबर योग देते थे। गर्मी की काशी की असाध्य गर्मी भी उन्हें इस कार्य से विरत नहीं कर पाती। कलकत्ता से उन्हें प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते थे। उनके स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंता असीम थी। उस बार जब निमोनिया होने पर मणि राय उन्हें देखने आए तो करूण स्वर से शरद बाबू ने कहा था, डबल निमोनिया है, ऐसा लगता है इस बार बचा ना पाऊंगा। छाती पीठ सब कहीं सर्दी जम गई है, ज्वर खूब तेज है, अचेतन अवस्था में है। और कहते कहते आग जल से भर उठी। बाहर जाने पर इस चिंता और भी मुखर उठती। अपने देवघर प्रवास में उन्होंने रामकृष्ण मुखोपाध्याय को एक पत्र लिखा, उसमें हिरणमयी देवी के प्रति उनकी चिंता स्पष्ट होती। उन 8-10 दिन में केवल एक चिट्ठी द्वारा ही घर की खबर मिली। अस्वस्थ देह पर होने की चिंता है। देवघर पहुंचते उन्होंने स्वयं हिरणमयी को एक पत्र लिखा था। पत्नी को लिखे गए केवल उनके 2 ही पत्र मिलते हैं। इनमें एक ये है, कल्याण यीशु बड़ी बहू कल 3:30 बजे यहाँ पहुंचा। स्टेशन पर सत्य मामा और मृत्युंजय मोटर लेकर आ गए हैं। रास्ते में जरा भी कष्ट नहीं हुआ। हरिदास का ये मालंच बहुत चमत्कार है, बहुत सुंदर जगह है। पखाना नीचे है, लेकिन सुंदर सवेरे चाय के लिए बकरी का दूध मिल गया। तो इस तरीके से वहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ तेल और घी अच्छा नहीं है, इसलिए सत्य मामा ने कहा कि ये दोनों चीज़ें वे ला देंगे। गेहूँ खरीद कर उनके घर भेजने होंगे, वे जेल खाने में उनके पिसवाने का प्रबंध कर देंगे। ऐसा लगता है कोई खास कष्ट नहीं होगा, घूमने की आवश्यकता है। 7 दिन बाद ठीक निश्चित करके लिखूंगा। बूढ़ी बागा कहीं अत्याचार करके बीमार न पड़ जाए। दीदी घर चली गई होंगी, अगर रह सके तुम सबको सुविधा होगी। रसोईया मिल गया कि नहीं मुझे चिंता है। जिस तरह हो, जितने पैसे देने पड़े कोई आदमी रख लो, नहीं तो घर में सबको कष्ट होगा। प्रकाश को ये पत्र दिखा देना और कहना कि अब उसी के ऊपर सब भार है। कोई बीमार हो तो मुझे तुरंत सूचना देता। आज या कल डॉक्टर कुमुद शंकर को चिट्ठी लिखूंगा। छोटी बहू, बच्चे होंदन, प्रकाश और तुमको मेरा आशीर्वाद, दीदी का मेरा प्रणाम। पुनः बाजार से लौटकर अभी मृत्युंजय ने बताया कि उसने तार मेरे यहाँ पहुंचा देने की सूचना तुम्हें दे दी है। इस पत्र में शरद ने हिरणमयी को कल्याण यीशु कहकर संबोधित किया। ये कोई प्रेम संबोधन नहीं है, लेकिन उनके सबसे उनका गहरा प्रेम दिखता है। वे उन्हें सदा बहू बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते रहे। वह सुंदर नहीं थी, किंतु उनकी दृष्टि में वह प्रेम का अंजन लगाती थी। वह उनके रूप की प्रशंसा करते नहीं अगाते। कहते, बड़ी बहू का रंग खूब गोरा ना होकर भी उनके जैसी फिगर देश की बंगाली नारी में बहुत कम देखने को मिलती है। समय समय पर अपने मित्रों और प्रशंसकों को जो उन्होंने पत्र लिखे, उसमें उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ अपने गृहस्थ जीवन की चर्चा की और अपनी सफलता का श्रेय बड़ी बहू को दिया। उनके पुत्रों से ये भी पता लगता है, हिरणमयी देवी उनके खान पान और आने जाने पर भी अंकुश रखती थी। एक से तंबाकू 7 दिन चलाने का आदेश था, परंतु आय बढ़ने के साथ साथ प्रेम का उच्छ्वास हार्दिकता और गहन आत्मीयता में बदल गया था। इस पत्र से ये भी स्पष्ट है कि भाई के बच्चों के लिए वे कितने चिंतित रहते थे और अपनी दीदी के प्रति कितनी श्रद्धा थी उनमें। अनजाने अप्रोच में इस दीदी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। तभी वे उन्हें अपने साहित्य के अमर कर गए। देवघर से लौटने के बाद वे अधिक दिन स्वस्थ नहीं रह सके। बार बार पत्रों में उसी बात की चर्चा होती है। हरिदास को लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ, शरीर सचमुच ही टूट गया है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कितने दिन कटेंगे, प्रतिदिन ही मन इसका हिसाब रखता है। मामा डॉक्टर सत्येंद्र गांगुली को लिखा, जेड़ गृह में कितने भूतों ने आश्रय लिया है। आराम कुर्सी पर लेटे लेटे यही बात सोचता हूँ, कहता हूँ, दया में देर कितनी। मृत्यु के पश्चात पास पास आ रहे थे और उनका मन जरा भी स्वस्थ होता तो वे मित्रों के सुख दुख और मान सम्मान को लेकर व्यस्त होते। देवघर से लौटने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि उनके स्नेही मित्र असमंजस मुखोपाध्याय का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि रसचक्र के तत्वावधान में उनका सम्मान किया जाएगा और प्राय सभी लब्ध प्रदेशी साहित्यकारों के सामने बेलगछिया के द्वार का कानन में पूरे विधि विधान के साथ अपने सामने बिठाकर उन्होंने मुखर्जी महाशय का अभिनंदन किया, उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए, मानपत्र पढ़ा और उसके बाद प्रचुर भोजन की व्यवस्था में भी कोई त्रुटि नहीं हुई और इस सबका खर्च वहन किया स्वयं शरद ने। लेकिन यह उत्साह अल्पजीवी था। दया में अब अधिक देर करने की मूड में नहीं थी, इसलिए इस बार रोग ने पेट पर आक्रमण किया। डॉक्टरों ने परीक्षा करने के बाद घोषणा की कि डिस्पेप्सिया है। अब डिस्पेप्सिया का इलाज शुरू हुआ, दवा पर दवा खानी पड़ी, लेकिन सुधार में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं बदलाव देखने को मिला।
वे सदा इस बात की चिंता करते कि शरद खूब खाए, वे खाते और कारण भी वे सदा इस बात की चिंता करती कि शरद खूब खाए। तड़पड़ाती, लेकिन डॉक्टर के बहुत कहने पर चाय छोड़ने का प्रयास किया, पर इतने पुराने और इतने घनिष्ठ मित्र की ममता कैसे छूटी? मामा ने कहा, अभी बहुत काम करने को। वो बोले, अब तो रोग की यंत्रणा भोगने के अलावा और कोई काम नहीं रहेगा। मामा ने उत्तर दिया, देश अभी तुमसे बहुत उम्मीद रखता है। एक दीर्घ निश्वास खींचकर शरद बोले, सचमुच बहुत काम बाकी पड़ा है। समय पा सकता तो असमाप्त उसको को पूरा कर देता। सुरेंद्र ने विश्वास दिलाया, समय मिलेगा, लेकिन वो समझ गए थे कि अब समय नहीं रह गया। वैरागी मन और भी वैरागी हो उठा था। मामा कुछ दिन बाद लौट गए। अधिक रहना उनके लिए अब संभव नहीं था, लेकिन तबीयत तेजी से गिरती जा रही थी। वहां जाना अब असंभव नहीं था। स्वास्थ्य जब बहुत गिर गया तो प्रकाश चंद ने फिर मामा को सूचना दी। सुरेंद्र नाथ आए। काली पूजा का उत्सव समाप्त हुआ। शरद की जीर्ण से शरीर को देखकर वे चकित रह गए। समझ गए कि यहाँ से बाहर लाए ले जाए बिना उनका बचना असंभव है। शरद ने कहा, इस रोग की कोई चिकित्सा नहीं, मुझे शांति से जाने दो, यही रूपनारायण के किनारे प्रभास की समाधि के पास। तो प्रभास उनके भाई थे, जहाँ उनकी समाधि स्थल थी, और रूपनारायण के पास। सुरेंद्र बोले, ये क्या आप व्यर्थ की बातें करते हो? लेकिन ये व्यर्थ की बातें तो नहीं। मृत्यु की पचाव वो दोनों ही सुन पा रहे थे, फिर भी भूलने का प्रयत्न कर रहे थे। कभी मछलियों की चिंता कर रहे, कभी बगीचों में फूल को लेकर व्यस्त। परिजन मित्र और प्रशंसक अब भी सदा की तरह उनसे मिलने के लिए आते और उनकी अवस्था देखकर चिंतातुर थे। एक दिन आए हिंदी के एक लेखक अमृतलाल नागर। उनका एक मित्र शरद बाबू का इतना भक्त था कि पुस्तकों की अलमारी पर श्री गणेशाय नमः के स्थान पर श्री शरदचंद्र चट्टोपाध्याय नमः लिखा। स्वयं शरद ऐसी ही एक भक्त नारी से मिले थे। उसने घर में मंदिर बनाकर बेदी पर शरद बाबू की पुस्तकें सजा रखी थी। प्रतिदिन पूजा और पाठ का क्रम निर्बाध रूप से चलता। उस एकांत में शरद बाबू को अपनी सारी कहानी सुनाई थी। एक भद्र पुरुष की रक्षिता थी। कैसी सांत्वना मिली थी शरद बाबू को उस दिन, जैसे उनका साहित्य सार्थक हो गया। नागर भी उनसे कम प्रभावित नहीं थे, अक्सर मिलने आते। इस बार आए तो देखकर चकित रह गए। पाया कि संग्रहणी की शिकायत है, जो कुछ खाते वो हजम नहीं होता और क्वेटर ओट तक हजम नहीं कर पाते, सूकर काटा हो गए हैं। शरद बाबू नागर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब इस जीवन में मुझे कुछ कोई भी लालसा नहीं है। शरीर भी प्राय निर्जीव सा हो चुका है। बहुत थक गया हूँ। यमराज जिस वक्त भी मुझे इनविटेशन कार्ड भेजेंगे, मैं उसी वक्त तैयार हो जाऊंगा। कई क्षण चुप रहने के बाद जैसे अंतर में आवारा मन जाग आया। बोले, अच्छा होती कि जलवायु परिवर्तन के लिए बंगाल छोड़कर चला जाऊँ, लेकिन किसी एक जगह जमकर रहने की तबीयत नहीं होती। सोचता हूँ ट्रेन ही ट्रेन घूमूं, अधिक से अधिक एक जगह नहीं, एक एक दो तीन दिन ठहरता हुआ। नागर ने कहा, यह तो शायद आपके लिए ठीक नहीं होगा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप आंखें बंद करके ले लिया। नागर ने फिर कहा, आप हमारे देश चले। लखनऊ में इस रोग के एक विशेषज्ञ हैं। कनखल में भी इस रोग का इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल, कहीं भी आपके रहने का प्रबंध कर सकता हूँ, आप स्वस्थ हो उठेंगे। शरद बाबू को जैसे कुछ उत्साह हो। बोले, वहां तो बहुत सर्दी पड़ती है, मैं उसे कैसे सहूंगा? अच्छा, सोचकर देखूंगा। परसों कलकत्ता जा रहा हूँ, वहां से मैं तुमको पत्र लिखूंगा। संध्या के समय जब नागर उनके चरण छूकर पालकी में बैठने लगे, सहसा उन्होंने कहा, ठहरो अपरिमित, मैं इस समय तुम्हें रूपनारायण की शोभा दिखलाना चाहता हूँ। पालकी से उतरकर नागरिक उनके साथ किनारे तक गया। आकाश में तारे छिटक रहे थे, शायद पूर्णिमा थी। हाथ से इशारा करते उन्होंने बतलाया, जब बाढ़ आती है तो पानी मेरे बंगले की सतह को छूता है, तो मुझे बहुत अच्छा मालूम होता है। जी करता है कि एक जहाज ले ले और घूमते रहे, कभी धरती पर ना आए। जैसे वही चिरपरिचित आवारा मन बोल रहा हो। नागर समझ गए थे कि उस दिन अंतिम बार रूपनारायण के तट पर खड़े हुए उस महान कलाकार के दर्शन हो रहे हैं। उस रूपनारायण नट से शरद बाबू को बहुत प्यार था। अक्सर किनारे पर बैठकर उसे देखा करते। जो कोई उनसे मिलने आता स्वयं उसके साथ जाकर उस नट की चर्चा करते। कुछ दिन पूर्व एक और हिंदी लेखक वाचस्पति पाठक उनसे मिलने आए। जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने रोका और कहा था, एक चीज देखते जाओ। वे देखते ही रह गए थे। उनके सामने रूपनारायण नद का विस्तार फैला था। उस समय पानी नहीं था, लेकिन रेत का विस्तार कम प्रभावशाली नहीं। वो उन्हें खड़ा करके वे पीछे हट गए। उस विस्तार ने जैसे पाठक को जकड़ लिया। वे सचमुच कलाकार थे, सौंदर्य के उपासक। जो सौंदर्य वही पुरुष, वही प्रकृति। इसलिए जो सौंदर्य का उपासक है वही प्रकृति का उपासक है। मनोरम और भयानक प्रकृति के इन दोनों रूपों का अवश्य भगवान का भी, क्योंकि सर्वोत्तम सौंदर्य ही तो भगवान है। नागर लौट गए। सोच रहे थे कि आज ये महान लेखक कितना भावुक हो उठा है, कितना स्नेह भरा है इसके अंतर में। यशस्वी होकर लोग गर्वोन्मत्त हो उठते हैं और अपने चरित्र को भ्रष्ट कर डालते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने दुखों के बीच अपनी यात्रा आरंभ की, न जाने कितने पथ घाटों की धूल फाकी, तथा कथित पाप भी किए, पर ईमानदारी, साहस और करुणा को कभी नहीं छोड़ा, और अंत में इन्हीं गुणों के कारण महान बन गया। उन्नत ललाट, लंबी नाक और बड़ी बड़ी अंतर्भेदी आंखें। उस दिन कितनी पुरानी बात है कि वे स्वस्थ थे। कितनी चर्चा की साहित्य में घुस आई राजनीति की, प्रेमचंद की। उनकी कहानियां शरद बाबू ने पढ़ी थी बहुत वर्ष पहले। सब सरोज पढ़कर उन्हें हिंदी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता के श्री महावीर प्रसाद पोद्दार को, जो अक्सर उनके पास जाते थे, लिखित सम्मति दी थी। गल्प सचमुच बहुत उत्तम और भावपूर्ण है। रविन्द्रनाथ के साथ इनकी तुलना करना अन्याय है और अनुचित साहस पर
और कोई भी बांग्ला लेखक इतनी अच्छी गल्प लिख सकता है, इसमें संदेह है। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम लोग अपने साहित्य का सभापति किसी साहित्य महारथी को ना बनाकर राजनीतिक नेताओं को क्यों बनाया करते हो? नागर ने उत्तर दिया, हिंदी में स्वयंभू कर्णधारों का एक दल है जो अपनी तबीयत से ये सब किया करता है, वरना हमारी हिंदी में भी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, निराला पंत आदि कुछ ऐसे व्यक्ति जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। शरद बाबू ने कहा, हमारे यहाँ बंगाल में भी तो अधिकतर साहित्य सम्मेलन के सभापति बड़े बड़े जमींदार ही बनते हैं, लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं है। जिन्हें साहित्य शब्द के वास्तविक अर्थ का ज्ञान नहीं, उन्हें सम्मेलन का सभापति बनाना महज हिमाकत है। लेकिन इस सबके बीच उन्होंने कई बार बड़े स्नेह से नागर से कहा था, देखो अमृत, तभी तुम बच्चे हो, फिर तुम्हारे सिर से तुम्हारे पिता का साया भी उठ चुका है। दुनिया ऐसे आदमियों को हर तरह से ठगने की कोशिश करता है, तुम्हारे साथ बेइज्जती भी है, इसी से मैं तुमसे ये सब कहता हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारे पास 4 पैसे हो तो अधिक से अधिक इन्हीं चारों को खर्च करना, लेकिन कभी किसी से 5वां उधार मत लेना। बहुत दिन पहले नागर से उन्होंने कहा था, मेरे प्रोफेसर ने मुझे 2 बात बताई थी। एक तो यह थी कि कभी किसी की व्यक्तिगत आलोचना ना करना, और दूसरा, जो कुछ भी लिखो वह तुम्हारे अनुभव के बाहर की चीज ना हो। यही तो बातें मैं तुम्हें बतलाता हूँ भाई। किरणमयी भी तो दिवाकर की कहानी बिस की छुरी पढ़कर यही कहती है, जिसे तुम खुद नहीं समझते उसे दूसरों को समझाने की मिथ्या चेष्टा मत करो, जिसे नहीं पहचानते उसका अनाप शनाप परिचय दूसरों को मत दो। कोरी कल्पना केवल गढ़ ही सकती है, उसमें जान नहीं डाल सकती, ढो सकती है पर राह नहीं दिखा सकती। उस दिन ग्रामोफोन पर इनायत खां सितार वादक का रिकॉर्ड बज रहा था। आखिर में उसने अपना नाम बताया। वे मुस्कुराए, फिर हुक्के का कस खींचते हुए बोले, भाई तबीयत मेरी भी करती है कि मैं अपना रिकॉर्ड भरवाऊं, और आखिर में मैं इसी लहजे के साथ कहूँ कि मेरा नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नागर का आना घर के लोगों को बहुत अच्छा लगा। शरद बाबू में कलकत्ते जाने का उत्साह दिखाई दिया, जैसे गहन अंधकार में कोई प्रकाश की खिड़की खुल गया हो। मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मामा वरेरकर से भी उनका बड़ा स्नेह था। एक दिन लेखक ने मामा से कहा, मामा शरद बाबू पशुओं से बड़ा प्रेम करते थे, वह अपनी बात पूरी कर पाते कि मामा बोल लेते, इसलिए तो वो मुझे भी प्यार करते हैं। और अट्टहास के बीच मामा ने बताया, मैंने एक दिन शरद से कहा, आपकी कोई संतान नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, मामा तुम जानते हो मैं क्या हूँ? क्या मैंने नहीं किया? कौन से रोग मेरे शरीर में नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि अपने पीछे मैं ऐसी संतान छोड़ जाऊं? उन दिनों जैसे उनकी संवेदना मुक्त हो चुकी थी। सुबह चाय पीने के बाद वे पैसे लेकर बैठ जाते और भिखारियों को बांटते रहते। जब कभी पुजारी अस्वस्थ हो जाता तो स्वयं राधा कृष्ण की पूजा करते। आंखों से अविरल आंसुधारा बहने लगती। आखिर निश्चित हुआ कि रविवार के दिन कलकत्ता जाएंगे। तभी अचानक विवाद खड़ा हो गया। पंडित जी को बुलाकर बड़ी बहू ने पूछा, रविवार को जाना क्या ठीक होगा? पत्रा खोलकर पंडित जी ने गणित खोला। बोले, रविवार के दिन कलकत्ते जाने का योग नहीं। सुनकर बड़ी बहू एकदम घबरा उठी। शरद इन बातों में विश्वास नहीं करते, लेकिन बड़ी बहू कहती, उन्होंने घोषणा की रविवार का जाना नहीं हो सकता, परंतु इस निश्चय की सूचना शरद को कौन दे? वे तुरंत मना कर देंगे और कहेंगे, नहीं रविवार को ही जाऊंगा। अंत में सबने मिलकर एक उपाय ढूंढ निकाला। प्रकाश चंद, पंडित जी और सब अंत में आंखों में आंसू भरे बड़ी बहू तीनों शरद के पास गए। आंखें बंद किए हुए आराम कुर्सी पर लेटे थे। पग ध्वनि सुनकर उन्होंने दृष्टि उठाई और प्रकाश से पूछा, क्या है खोका, रविवार को जाना ना होगा? मामा क्या कहते हैं? सोमवार भी यही सोचता हूँ, कल सब काम पूरे नहीं होंगे, सोमवार ही ठीक है। कलकत्ते जाने के लिए वे तैयार हो गए, लेकिन इसी शर्त पर कि शुक्रवार को लौट आएंगे। सोमवार को सवेरे सब कामों से छुट्टी पाकर उन्होंने राधा कृष्ण को प्रणाम किया और मन मन स्वर में रविंद्र का गीत गाते हुए चल पड़े। पथेर पथिक करिछो अमाय, सेई भलो ये सेई भलो, आलिया ज्वालेले प्रांतर भाले। गांव से भीतर लेते हुए उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी। शरीर बहुत दुर्बल हो ही चुका था। मानसीन पैरों में सुंदर मोजे और पालिश किया हुआ बादामी जूता, ऐसा लगता जैसे किसी ने महाप्रयाण के लिए श्रृंगार किया हो। फक्कड़ कवि ने गाया न, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। ये साजन के घर जाने की तैयारी ही तो थी। स्टेशन पर पहुंचकर सुरेंद्र ने कहा, तुम्हारे लिए सेकंड क्लास का और अपने तथा गोपाल के लिए थर्ड क्लास का टिकट ले आता हूँ। सर ने उत्तर दिया, ये कैसे हो सकता है? सब इंटर क्लास में साथ चलेंगे। उस दिन केवल भावुकता की गाड़ी वे ऐसा नहीं कह रहे थे। मनुष्य से सदा ही उन्हें ऐसा प्रेम रहा। उड़िया देश का वह भोला अनेक वर्षों तक उनके साथ रहा। शांताबेड़ आने पर भी वह कई वर्षों तक उनके साथ ही था। जहाँ कहीं भी वे जाते वह उनका चिरसंगी था, उनका अंतरंग। एक दिन अचानक छुट्टी लेकर वह सदा के लिए अपने देश चला गया। तब उन्होंने जिस सेवक को अपने साथ रखा था वो था ननी। सांप के काटने से अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसको बचाने के लिए शरद बहुत व्यस्त व्यस्त हो उठे थे। अपने खर्च पर उसे इलाज के लिए कलकत्ता भेजा। रात भर उसकी चिंता करते, लेकिन वो बच नहीं सका। ये समाचार पाकर उनकी व्यथा का पार नहीं रहा। कहा, सवेरे से रात तक रास्ते की ओर देखता हुआ बैठा हूं कि कोई अच्छी खबर ले आएगा, वो तो नहीं हुआ। तुम एक खबर ले आए? जब तक वे जीवित रहे ननी के परिवार की आर्थिक सहायता करते रहे। उनके नहीं रहने पर हिरणमयी ने ये सहायता जारी रखी। ड्राइवर काली को तो शरद बाबू अपने घर का सदस्य मानते थे। उस दिन वे असमंजस मुखोपाध्याय के साथ एक यूरोपियन होटल में चाय पीने के लिए गए। एक कप का मूल्य था 8 आने। बंगाली दुकान में वही चाय 2 पैसे में मिलती थी। काली ने कहा, मैं वहीं जाकर चाय पी आता हूँ। शरद तुरंत बोले, जब हम यहाँ पी रहे हैं तो तुम वहाँ किस लिए जाओगे?
इसलिए उस दिन भी वो गोपाल के साथ ही एक ही डिब्बे में बैठे। मार्ग में किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक परिचित डॉक्टर ने आकर प्रणाम किया, पूछा, आप कैसे हैं दादा? शरद बोली, तुम ही बताओ कैसा लगता हूँ? पहले से अच्छा। तुम डॉक्टर जाति के हो, मेरा यही विश्वास था, आज ये विश्वास और भी दृढ़ हो गया। डॉक्टर ने कहा, इतना बड़ा सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो आप? एक क्षण चुप रखकर शरद बोले, डॉक्टर तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं ठीक नहीं हूँ, ये भी जानते हो कि मुझ में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए, इसलिए तुमको बड़ा मानता हूँ। कई क्षण इसी तरह की बातें करते रहे, अंत में बोले, बहुत दिनों से मैं अपनी स्थिति जानता हूँ, पेड़ पौधों को लेकर भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी दिन शांत आओगे तो देखोगे। दादा अच्छे होने के लिए लगते हैं वही एक उपाय, मन को निरुद्देश कर दीजिए, तब देखेंगे कि कैसे ठीक आप हो गए। उन्होंने सिर हिलाकर उत्तर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। कलकत्ता पहुंचकर श्री बुलाने की इन कामों में व्यतिक्रम नहीं हुआ, बचपन जैसे फिर जाग आया था, याद आ रही थी तितलियों की बाग बगीचे। मनुष्य की सबसे बड़ी सीख जीव जंतुओं में ही मिलती, इसमें संदेह नहीं। वो कहते, फिर बोले कि उस दिन तुमने छत पर कुंजवन लगाने की बात की थी, तब सोचा था सब व्यर्थ है, परंतु आज ग्लोब नर्सरी चलाता हूँ, यदि जिंदा रहा तो निश्चय ही एक कुंजवन तैयार करूंगा। और वे नर्सरी गए, कई प्रकार के मौसमी फूलों के बीज खरीदे, गुलाब उनमें सबसे अधिक प्रिय था। जिस समय वो दुकान पर खड़े मामा से बात कर रहे थे, एक अपरिचित युवक ने आकर प्रणाम किया और कहा कि आप मेरे स्टॉल पर चलने की कृपा करेंगे, मैं आपको कुछ फूल देना चाहता हूँ। शरद बाबू बोले, मुझे क्यों? देकर मुझे सुख होगा, इसलिए। इतने लोग आते हैं, सबको देते हो क्या? सबको तो मैं पहचानता नहीं, मुझे पहचानते हो? बंगाल में आपको कौन नहीं पहचानता? खरीदारी करने में सरस सदा उदार रहे। उनका तर्क था कि भगवान ने बुढ़ापे में इतना दिया है तो इसे कहाँ रखूंगा। गाड़ी में बैठे फूलों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कई कॉपियां हाथ में लिए एक वृद्ध मुसलमान ने आकर कहा, इन्हें आपको खरीदना होगा। क्यों? क्योंकि घर में खाने को नहीं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कितने पैसे देने होंगे? 1 रुपए। उसे 2 रुपए देते हुए कहा, 1 रुपए मूल्य और दूसरा खुदा के नाम पर। प्रसन्न होकर वृद्धा ने कहा, जिंदे रहो बाबू साहब। सुनकर शरद मुस्कुराए होंगे, तब अंतर में बैठे शरद ने कहा होगा, ये जिंदा रहने को ही तो कहता है, मैं जीवन के अंतिम क्षण तक जिंदा रहूंगा। इधर उस प्रकार बुलाने का प्रयत्न कर रहे थे, उधर जांच की व्यवस्था आरंभ हो गई। देख रेख कर रहे थे डॉक्टर कुमुद शंकर राय। सूचना पाकर डॉक्टर विधान चंद्र राय भी आगे, बोले, आप कब वापस आए और ये सब क्या? अच्छा जरा लेटे। तो लेटे हुए शरद ने उत्तर दिया, देश जाकर बहुत मांस खाए हैं, इसलिए कुछ पेप्सियां बढ़ गया है। डॉक्टर बोले, हजम नहीं कर पाते तो इतना क्यों खाते हैं? शरद ने कहा, लोभ के कारण एक दिन में 5-5 6-6 तक तब से मांस खाया हूँ। डॉक्टर बोले, अच्छा काम नहीं किया, मुझे देकर खाते तो हजम हो जाता। परिचय करने के बाद कुछ देर बात करते रहे, फिर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। शरद ने मामा से कहा, क्या बता गए? किम कंकर्स। ये सब समझ में नहीं आ रहा था। नरेंद्र देव भी आगे, डिक्शनरी देखनी पड़ी, पता लगा कि इसके अर्थ है आंतों में कोई रुकावट। समझ गए कि केवल एक्सरे कराने से ही काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन भी होगा। अब गांव लौट जाने का प्रश्न ही नहीं था। डॉक्टर आने लगे और सलाह मशविरा चलने लगा। उसके साथ ही ज्योतिष का प्रभाव भी बढ़ रहा था। उसी दिन नीलम की अंगूठी पहनी थी, बाद में प्रवाल की और आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य पर जब संकट आता है तो बुरे संस्कारों का दास बन जाता है। ये देखो मेरी प्रवाल की अंगूठी, क्या होगा इससे? फिर भी मामा ने उत्तर दिया, जैसे अस्वस्थ हो जाने पर डॉक्टर को बुलाना कोई संस्कार नहीं, वैसे ही ग्रहों के अप्रसन्न हो जाने पर प्रवाल धारण करना भी कोई बुरा संस्कार नहीं। चिरदिन के स्वेच्छाचारी शरद ने इतना ही कहा, दुख में पड़कर प्रवाल धारण किया है, पर मन विद्रोह करता है। इस छटपटाहट से मुक्ति पाने के प्रयत्न में बैरागी मन अस से चंचल हो उठा, कभी फूलों को लेकर व्यस्त हो उठा। उस दिन बाजार में एक मोर देखा तो खरीद लाए। बकरी का दूध सहज सुपाच्य होता, रोगी के लिए ठीक रहेगा, इसलिए स्वयं बाजार जाकर एक बकरी देखी। मूल्य था 40 रुपए। 4 से दूध देने की बात, ही आश्चर्य हुआ, बकरी वाला भी उन्हें पहचानता था। सुरेंद्र मामा की कान में उसने कहा, ये कहानियां लिखते हैं ना, मैंने इनकी तस्वीर देखी, इनके लिए मैं 20 रुपए में दे दूंगा। लेकिन बड़ी अद्भुत थी वो बकरी, अपना दूध स्वयं पी जाती थी। बड़ी बहू गांव से आ गई। किसी ने उनसे कहा, अपना दूध पी जाने वाली बकरी यदि घर में रहती है तो स्वामी या स्वामिनी किसी एक मृत्यु की होती है। तभी बड़े बहू ने शोर मचाया कि उसे विदा करने के सिवाय और कोई चारा नहीं। लेकिन इससे उनकी खरीदारी में कोई अंतर नहीं पड़ा और इसलिए बगीचा दिन प्रतिदिन प्रगति ही करता जा रहा था। ये मृत उदंड की अस्पष्ट घोषणा थी, मृत्यु के पदचाप वे बहुत पहले ही सुनते आ रहे थे। जिस दिन वो कलकत्ते आए उसी दिन अखबार पढ़ते पढ़ते स्तब्ध रह गए, मुख विवर्ण हो आया। मामा ने देखकर पूछा, क्या हुआ शरद? सर जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु हो गई। उनका हृदय दुर्बल था। इस बार मेरी बारी है। ये कौन सा तर्क हुआ? तर्क नहीं, इंस्टीट्यूशन। उनकी तो आयु पूरी हो गई थी, तुम उनके सामने बच्चे हो। शरद ने कहा, मेरा हृदय ठीक है, लेकिन खराब होते क्या देर लगती है? बड़े दिन की छुट्टियां पास आ गई। उन दिनों मद्रास में डॉक्टरों का एक बड़ा सम्मेलन था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वहां जाने से पहले डॉक्टर लोग उनके बारे में कोई निर्णय ले। विधान बाबू, ललित बाबू, कुमुद बाबू तीनों डॉक्टर देखने आए। निश्चय हुआ कि ऑपरेशन होगा। शरद ने विधान चंद से कहा, ऑपरेशन यदि होना ही है तो आप करेंगे, यदि मरूंगा तो आपके हाथ में। हंसकर विधानचंद ने उत्तर दिया, "आप लेट जाओ, काम पूरा करके ही जाऊंगा।" और फिर घर के कोने में रखी इस्पात की सुंदर कुल्हाड़ी उठा लाए, बोले, मैं तैयार हूँ। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन ऑपरेशन करना तुरंत संभव नहीं हो पाया। निश्चित हुआ कि डॉक्टर ललित मोहन ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उनकी फीस 1,000-1,200 से कम नहीं। शरद बाबू इतना देने में असमर्थ थे, इसलिए डॉक्टर लोग उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर मद्रास चले गए।
पीछे रह गए डॉक्टर दासगुप्ता, जो लेटे-मोटे प्रयोग करने करके रोग की तीव्रता को कम करने का प्रयत्न करने लगे। शरद ने एक दिन डॉक्टर कुमुद से भी कहा, ऑपरेशन यदि करना है तो और परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं, मैं कल ही तैयार हूँ। मामा को साथ लेकर मामा को साथ लेकर तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम ही ऑपरेशन कर दो, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे समान दक्ष डॉक्टर कलकत्ता में नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर जितना विश्वास उसे देखकर मैं चकित हूँ। मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, मेज पर मर जाने की भी कोई संभावना नहीं, और हो तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। कुमुद मूर्तिवत चुप बैठे। शरद ने कहा, कुछ तो बोलो कुमुद। मैं नहीं कर सकता। कुमुद, ये काम तुमको छोड़कर और कोई नहीं कर सकेगा। तुमने अपने लड़के का ऑपरेशन भी तो किया था। मेरे लड़के और आप में बहुत अंतर है। एक लड़का गया तो दूसरा हो सकता है, किंतु एक शरद के जाने पर दूसरा नहीं हो सकता। जैसे-जैसे मृत्यु आ रही थी, वैसे-वैसे खाने की तृष्णा भी बढ़ रही थी। उस दिन डॉक्टर दासगुप्ता की लेबोरेटरी में काफ़ी देर हो गई। शरद बाबू कहे, देर हो गई, कुछ खाकर नहीं आया हूँ। तुम्हारे यहाँ भोग नहीं होगा क्या? देशबंधु के साथ तुम्हारे घर आया था। कितने दिन हो गए उन बातों को? डॉक्टर दासगुप्ता ने कहा, अभी ओटमील की व्यवस्था हो जाती है, वो आपके लिए उपयोगी होगा। शरद ने मामा की ओर देखकर कहा, सुरेंद्र, इसी को शनिचर कहते हैं। पेट में कौन कौन सा रस किस मिकदार में है, स्टमक पंप द्वारा इसकी भी जांच की गई, लेकिन उनकी भूख कम नहीं हुई। डॉक्टर ने आदेश दिया था कि वो केवल कम मीठे वाले संदेश खा सकते हैं, लेकिन उनका मन करता था मटर की कचौड़ी जैसे स्वादिष्ट चीज खाने को। गांव लौट जाने की व्याकुलता भी कम नहीं थी, लेकिन जाना क्या संभव था। कुशल पूछने के लिए मित्रों का तांता लगा रहता। एक दिन असमंजस मुखोपाध्याय आए। देखा वही घर, वही द्वार, वही दलान, वही सामने का बगीचा, लेकिन सब कुछ निरानंद। कुछ दिन पहले तक उन समय प्राणों का उत्साह, माधुर का स्पर्श था। अंदर जाकर खड़े हो गए। वो मनहूस असप्ता बार बार उनके अंदर आ ही रही थी। कॉल बेल बजाने पर सुरेंद्र नीचे आए। जो समाचार उन्होंने दिया वो अच्छा नहीं था। तुरंत ही वो शरद बाबू खबर देने के लिए चले गए। फिर लौट कर कहा, अभी आ रहे हैं। असमंजस बाबू बोले, ना उनके आने की जरूरत है, मैं स्वयं ऊपर आ रहा हूँ। देखा शरद ही है, अत्यंत रूढ़ अवस्था, निर्जीव आराम कुर्सी पर गिरे। असमंजस बाबू ने कहा, यह आपने क्या अनर्थ किया, आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। शरद बाबू ने उत्तर दिया, तुमको आने के लिए तुम्हारे लड़के से कहा था, तुम आए हो। ये सुनकर मैं कैसे नहीं आता, और मरना तो एक दिन सबको होगा, उसके लिए दुख कैसा। ऐसा लगा मानो श्रीकांत बोल रहा हो। इंद्रनाथ का प्रिय शिष्य और बंधु श्रीकांत। एक दिन फिर कुछ और मित्र आ गए। सभी जानते थे कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी सांत्वना देने का प्रयत्न कर रहे थे। उस दिन 23 दिसंबर का दिन था। मित्र ने कहा, निश्चय ही आप ठीक हो जाएंगे। रोग से आक्रांत मलिन मुख पर हास्य की रेखा फुट आई। कहा, मेरी एक बात याद रखना, 22 जनवरी को मुझे याद करना। याद रहेगा ना? मानो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 23 जनवरी को जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें जाने की चिंता नहीं थी, लेकिन जो पास थे, उनके प्रिय थे, उनकी चिंता को पार नहीं था। उन्हीं में थे उमा प्रसाद मुखर्जी। अचानक उन्हें 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उन्हें सरस से आज्ञा चाहिए। उन्होंने कहा, तुम कुछ दिन के लिए जा सकते हो, इन दिनों ऑपरेशन की संभावना नहीं है। डॉक्टर कुमुद भी बाहर जा रहे हैं, चिट्ठी से तुम्हें सब समाचार मिलते रहेंगे। आवश्यकता हुई तो बुलाने के लिए लिखवा दूंगा। उमा प्रसाद चले गए। जाते समय उन्होंने मामा सुरेंद्र से कहा, मुझे चिट्ठी लिखते रहिए। 25 दिसंबर को सुरेंद्र ने लिखा, सवेरे के 5 बजे। उस दिन कुमुद बाबू को लेबोरेटरी में शरद की परीक्षा हुई थी, और सुबोध बाबू एक्सरे करने को राजी भी हैं। अगले दिन सवेरे उनके घर गए। सब कुछ विस्तार से जानना चाहते थे, लेकिन वो तो डॉक्टर के अतिरिक्त किसी और को कुछ बताना ही नहीं चाहते। 2 दिन शरद ने खूब खाया, उससे और भी दुर्बल हो गए। कल संध्या को हठात उनकी अवस्था बिगड़ी हुई जान पड़ी। कुमुद बाबू तो है ही नहीं, और वह किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाने नहीं देते। बस ढेर सारी काली फांस और अफीम के सारे किसी तरह चल रहे हैं। कल एक नर्सिंग होम ठीक किया। पार्क स्ट्रीट में सुशील चटर्जी हैं। सौभाग्य से वे मेरी भांजी के लड़के हैं। जान पड़ता है शुक्रवार 31 दिसंबर को वहाँ जाना होगा। आज सवेरे 7:30 बजे दासगुप्ता के साथ सुबोध बाबू के पास जाऊंगा। अब तक इतना ही। लौट कर जो बात होगी वो लिखूंगा। सुबोध बाबू आज 6:30 बजे आएंगे। आज से वे रोगी का चार्ज लेंगे। कल चिट्ठी नहीं लिख सका तो अब डूस धोते धोते जान पड़ता है 12 बज जाएंगे। इसके बाद ऑलिव ऑयल की मालिश होगी। इसके बाद तो ये इस तरीके से उमा प्रसाद चिट्ठी पाकर तुरकर नहीं, हाँ, एक उन्होंने कहा कि जो है इस तरीके से उन्होंने क्या क्या पूरी दिनचर्या वो लिखते हैं। फिर कहते हैं अंत में सोते सोते रात में कहा, एक गाना सुनो, शेष पाराड़ी कड़ी आमे कंठी नीलाम गान, मेरे बहुत दिनों के बंधु को इसलिए गाना सुनाता हूँ। से सब ठीक है, मैंने पहले आपको आने के लिए लिखा था, आप फिर जोर देकर कहना चाहता हूँ। उमा प्रसाद चिट्ठी पाकर तुरंत कलकत्ता लौट आए। इसी बीच में एक दिन शिल्पी माकुल दे डॉक्टर मौके को ले आए। उन्होंने परीक्षा करके कहा, घर में चिकित्सा नहीं हो सकती, अवस्था निराशाजनक है, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, उन्हें तुरंत नर्सिंग होम ले जाना होगा। सुरेंद्र बोले, नर्सिंग होम जाना निश्चित है, पर 31 से पहले संभव नहीं। एक क्षण सोचकर डॉक्टर माके ने कहा, मिस्टर गांगुली, मेरा अनुरोध है कि किसी तरह आज ही नर्सिंग होम ले जाइए, तब आप ही सहायता कीजिए। और डॉक्टर माके ने एक नर्सिंग होम निश्चित कर दिया, सदर्न हॉस्पिटल रोड पर। शरद बाबू तैयार होने लगे। उस समय जो रुदन आरंभ हुआ वो रुकता ही नहीं था। शरद मानो संज्ञाहीन होकर चारपाई पर लेट गया। मामा ने जुंकुल से कहा, डॉक्टर माके को बुला लीजिए, साथ जाना ठीक रहेगा। डॉक्टर माके भी आ गए। शरद बाबू तैयार थे, चलने लगे तो हिरणमयी ने चढ़ोदक लिया। बोले, बस हो गया, ये बाहर जाते तो कई कई दिन वही रमे रहते।
उसी को रोकने के लिए हिरणमयी ने चरणोदक लेने की प्रथा चलाई थी। कहा था जब तक चरणोदक ना लूंगी खाना नहीं खाऊंगी। एक बार शरद बाबू कई दिन बाद लौटे तो पाया कि हिरणमयी भूखी प्यासी बैठी। तब से आना जाना कम हो गया था। उस दिन चरणोदक लेने में उन्होंने मानो कहा कि बस हो गया, अब नहीं लौटूंगा। उस यूरोपियन नर्सिंग होम में वो नहीं रह सके। वहाँ सब कुछ सुंदर था, व्यवस्था था, सुगढ़ता भी खूब थी, सीढ़ियों पर कारपेट भी थे, चारों तरफ विलायती साहब और मेम भी थे। मिलने के जब मिलने के समय जब उमा प्रसाद आए तो चकित रह गए। संदेह हुआ कि बांग्लादेश छोड़कर कहीं विलायत तो नहीं पहुंच गया। कमरे का नंबर देकर अंदर गए। खूब सजावट, कीमती सामान, बिछौने, मुख पर पीलापन और दृष्टि मनान उनको देखते ही शरद बाबू ने कहा तुम आ गए, अब ठीक इलाज होगा। उमा बाबू ने पूछा कैसे हो। वो आग पूरा भी नहीं कर पाए थे कि नर्स आ गई। हाथ में ग्लूकोज का पानी था। शरद बाबू ने कहा अभी नहीं, बाद में दे देना। नर्स ने नहीं सुना, बोली लेने का समय हो गया, लेना ही होगा। उसके बोलने चालने के ढंग में स्नेह का आभास तक नहीं था, मानो यंत्र दानव हो, कठिन कठोर। उसके इस व्यवहार से रोगी उत्तेजित हो उठा। तब उमा ने उसके हाथ से गिलास लेकर कहा आप कृपा करके बाहर चले जाए, मैं पिला दूंगा। नर्स क्रुद्ध होकर बाहर चली गई। उमा बाबू रोगी के पास आकर खड़े हो गए। उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया, फिर सिर पर हाथ फेरने लगे। अभी भी निरारूढ़ क्रोध से शरद बाबू का क्लांत शरीर कांप रहा था। उमा बाबू ने धीरे से कहा थोड़ा सा पानी पी लो। शरद बाबू उनके मुंह की ओर ताकने लगे। उसके बाद शांत स्वर में कहा अच्छा पी लूंगा, किंतु मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। उमा बोले मुझे भी लगता है कि आपको यहाँ रहना नहीं हो सकता, कल ही यहाँ से जाने का प्रबंध करता हूँ। शरद बाबू मुक्त कलाकार थे, बंधन में कैसे रह सकते, और वहाँ थे बहुत से कायदे कानून। किसी तरह एक दो सिगरेट पीने की आज्ञा मिल गई थी, परंतु अफीम तो किसी भी तरह नहीं खा सकते। फिर भारतीय रोगी को देखने परिजन और परिजनों की भीड़ न जाए तो प्रेम कैसे प्रकट हो। जो व्यक्ति अड्डे जमाने का आदि हो, निश्चित समय पर कुछ निश्चित व्यक्तियों से मिल सके, वो कैसे सह सकता था। बार बार नर्स इस स्वच्छंद व्यक्ति से क्रुद्ध युद्ध कर बैठती। अंत में व्यवस्थापिका ने कहा रोगी को यहाँ रखना असंभव है। वहाँ के डॉक्टर ने भी परीक्षा करके कह दिया कोई आशा नहीं है, यहाँ रखना व्यर्थ है। सुरेंद्र ने डॉक्टर सुशील के नर्सिंग होम की चर्चा की थी, वहीं पर व्यवस्था की गई। वहाँ भी नियम कानून थे, लेकिन रोगी को विशेष असुविधा ना हो इसका ध्यान रखते हुए कई व्यक्तियों को आने की छूट थी। उमा प्रसाद ने पूछा आप यहाँ अपने पास किसको रखना चाहते हैं, उसी के अनुसार व्यवस्था हो। थके हुए स्वर में शरद बाबू ने उत्तर दिया किसी को नहीं चाहता, तुम तो हुई ना, यही बैठो। उमा से उन्हें जितना स्नेह था उतना ही उन पर विश्वास भी था। उस दिन हिरणमयी देवी आई तो उमा प्रसाद का परिचय देते हुए उन्होंने कहा ये उमा प्रसाद है, कोई बात हो तो अब इन्हीं से कहना। एक तरह से हिरणमयी को उमा प्रसाद के हाथों में सौंपना जैसा था, क्योंकि अपने अंत के बारे में तो वे आश्वस्त हो चुके, इसलिए मिलने के लिए आने वाले मित्रों को कोई सीमा नहीं थी। शांति निकेतन से नंद गोपाल सेन गुप्ता आए, पाया आंख होटल में धस गई है, जीवन की आशा छीड़े, इस तरह कौन तड़पना चाहता है। कुछ देर बात करने के बाद बोले फिर भी यह जीवन व्यर्थ नहीं रहा, मैंने एक आवारा लड़की के रूप में जीवन शुरू किया और अंत ये सब तो तुम जानते ही हो। जब कोई आता तो मुख पर म्लान हंसी की रेखा खिंच जाती, मानो मन के पटल पर वे आशा की छवि आंकने का प्रयत्न करते हो। बचपन की याद करते, भागलपुर में गंगा की कहानी याद करते, वर्षा के अंधकार में पूरम पार भरी गंगा को तैर कर पार कर जाने की कहानी। ऐसा लगता कि अमानिसा में वो और राजू दोनों नाव में बैठकर समुद्र में यात्रा कर रहे हों। कितने वर्ष बीत गए और उन वर्षों ने जीवन को कितना कठोर, कितना निर्मम, फिर भी कितना प्रलोभनीय बना दिया। स्मृतियों के माध्यम से जैसे कमजोरी के क्षण में अपनी शक्ति को याद करके साहस पाना चाहते, उमा प्रसाद ने कहा ठीक हो जाओ, इस बार आपके साथ जाऊंगा। शरद बाबू हंस पड़े, बोले अरे तेरी आशा कम नहीं है, निश्चय ही गंगा जाऊंगा, साथ ही रहेगा, किंतु वो मेरी अंतिम यात्रा होगी। उमा प्रसाद ने कहा चुप रहो, बहुत बातें करने की मनाही है। रात को डॉक्टर की अनुमति से उमा उनके पास रहे, एक कुर्सी डालकर पास बैठे गए। रोगी की सेवा करने को विशेष कुछ था नहीं। कमरे के कोने में टिमटिमाता प्रकाश। उमा बाबू की आंखों में नींद नहीं थी, एकटक वे उनकी ओर ताकते रहे। महामानव रोग सैया पर था, वो मृत पद का राही था, शरीर रोग से थक गया था, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह होश में। संध्या की नर्स को बदली हो गई, रात की नर्स काम पर आ गई। ऊंची एड़ी का जूता पहने खटखट खट शब्द करती हुई चार्ज ले रही थी। आसकुट शब्द में शरद बाबू ने कहा लंगड़ी नर्स आई है। अचरज से उमा प्रसाद ने पूछा लंगड़ी, आप लंगड़ापन कैसे देख सकते हैं। मधुर हंसी हंसकर बोले देखता कैसे, कान से सुनकर सब कुछ समझा जा सकता है। दोनों पैरों के जूता का स्वर एक जैसा नहीं है, देख लेना इसका एक पैर नीचे छोटा होगा। तभी नर्स कमरे में आई। उमा प्रसाद ने अच्छी तरह देखा, पाया कि पैर में साधारण सा लंगड़ापन है, आसानी से पकड़ में नहीं आता, लेकिन रोगी की कैसी तीक्ष्ण प्रतीक्षा दृष्टि, मृत्यु के द्वार भी इसका हाश नहीं। शक्ति धीरे धीरे छीड़ हो रही थी, किसी से मिलने का मन नहीं रह गया था। कहा सारे जीवन मनुष्य को प्यार किया है, पास बुलाया है, पर अब और नहीं, अब तो बाकी दिन चुपचाप लेटे रहना चाहता हूँ। लेकिन आने वाले कब मानते। अचानक मित्रता का दावा लेकर एक अनजान व्यक्ति आए और अधिकार के साथ बोले केवल एक बार देखना चाहता हूँ। बहुत समझाया लेकिन वो किसी भी तरह नहीं माने। आखिर उमा प्रसाद ने सरस से कहा वो आना ही चाहता है, तुम चुपचाप आंखें बंद करके पड़े रहो, कमरे में आते ही उसे विदा कर दूंगा। फिर आगंतुक से जाकर कहा रोगी सो गया है, जरा भी सब न होने पाए देखते ही चले जाना। श्रद्धा से भरे भरे उस नवागंतुक ने कमरे में प्रवेश किया और कपट निद्रा में सोए हुए रोगी की ओर ताका और फिर हाथ उठाकर मौन प्रणाम किया।
वो यदि देख पाता तो पता लगता कि उस समय शरद बाबू एक आंख को खोलकर देखने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई चुपके चुपके बंद खिड़की का द्वार खोलकर देखता है। आगंतुक के चले जाने पर वे हंस पड़े, बोले, खूब खेल खेला, किंतु अब और नहीं, तुम मेरे पास आकर बैठो। प्यास खूब लगती थी, पीने के लिए पानी मांगा, परंतु पीते समय बहुत कष्ट होता, इसलिए हुआ बाबू ने एक टूक पानी खाने को दिया। अस्फुट स्वर में शरद ने बोला, एक टूक खाने। एक क्षण मौन रहे, फिर बोले, देखते हो, एक टूक खाने, एक टू ही खाने, एक टूक खाने, इन शब्दों के अर्थ में कितना अंतर है। बांग्ला भाषा का एक विचित्र संपदा है। उमा ने लिखा, जीवन नदी के उस पार जाने वाली यात्रा है। जीवन नदी के उस पार जाने वाली यात्रा है, फिर भी साहित्य का पुजारी वाड़ी के मंदिर में भक्ति का अर्घ दे रहा है। सौंदर्य का पासा मन सजग है। प्रतिदिन फूल आते, गुलाब के गुच्छे आते, रोगी का कमरा आलोकित है, गंध से आमोदित है। फूल देकर पूछा, कौन लाया है? फूल बहुत प्यारे लगते हैं, गुलाब का जन्म सार्थक है, अंतिम समय भी कैसा आनंद देने आया है। श्रीकांत भी चतुर पर में फूलों पर कैसा मुग्ध हो उठा था, विशेषकर गुलाब पर, और सबसे अधिक मन को लुभा लेने वाला था बीच का हिस्सा। रात के अंत में इस धुंधले आलोक में पहचाने जाते थे एक दूसरे से भिड़े हुए झुंड के झुंड गुलाब के झाड़, जिनमें बेशुमार फूल थे और सहस्रों फैली हुई लाल आंखों से बगीचे की दिशाओं की ओर मानो ताक रहे थे। लेकिन उन्हें केवल फूलों से ही संतोष नहीं था, सौंदर्य वृत्ति पूरी शक्ति के साथ जाग रही थी। मामा सुरेंद्र से कहा, बिलास से मैंने दो कनेरी पक्षी ला देने को कहा था, यदि ला सको तो बहुत अच्छा हो। पक्षी आगे पिंजरे में बैठे हुए सुंदर पक्षी निरंतर मृत मधुर संगीत गाते रहते। डॉक्टर ने उन्हें देखा तो बोले, रात को इन्हें यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं, सोने में बाधा होगी। हाँ, दिन के समय भीतर की खिड़की में चाहो तो रख सकते हो। सर ने हंसकर उत्तर दिया, नींद जब आएगी तब उसे कोई नहीं रोक सकेगा। इनका गाना सुनने दो, मधुर शिक्षा देते हैं। फिर पक्षियों को ये देखकर, ओरे इतना सुंदर मत गाओ, एक दिन मेरी तुम्हारी ये मधुर कंठ भी बंद हो जाएगी। गंभीर रात थी, वो चुपचाप शांत लेटे, आंखें खुली, पलकों में जरा भी नींद नहीं। उमा बाबू की ओर देखकर उन्हें पास बुलाया। उमा प्रसाद ने वहीं से कहा, सो जाओ, आंख को मूंद लो। लेकिन आंखें बंद करते ही मिट मिट करते ताकते रहे, बोले, पास आ जाओ, एक बात कहता हूँ मेरे सीमांत के एकांत बंधु। उमा प्रसाद पास के शरद बाबू ने उनके सिर पर हाथ रखा। उमा ने कहा, क्या मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं? वे बोले, इसकी क्या बात है, मैंने तुम्हें हमेशा आशीर्वाद दिया है। इसी तरह वह लंबी रात बीत गई। मैंने तुम्हें हमेशा आशीर्वाद दिया। इस तरह वो लंबी रात बीत गई, किंतु प्रभात का प्रकाश होने पर भी मन में आशा का प्रकाश नहीं था। हालत इतनी गिर गई कि मुंह से खाना पीना असंभव, पेट में खाना न जाने पर मृत्यु निश्चित थी। इंजेक्शनों से भी लाभ नहीं हो रहा था। गुदा द्वारा भोजन पहुंचाए जाने पर वे स्वयं सहमत थे नहीं। तब एक ही मार्ग शेष था कि पेट चीर कर नली द्वारा तरल पदार्थ अंदर जाए। उस दिन देखने के लिए विधान चंद आए। पूछा, क्या कष्ट है दादा? कष्ट कुछ नहीं। तब, प्यास प्यास, मेरी छाती जुड़ गई है, मरुभूमि की छाती फाड़ देने वाली प्यास है डॉक्टर। जो खड़े थे भीग आए। रुमाल से आंखें पोंछते पोंछते विधान बाहर चले आए। उनकी राय थी कि ऑपरेशन करना ही होगा। उन्होंने डॉक्टर ललित मोहन बनर्जी को मात्र 450 रुपए लेकर ऑपरेशन को राजी कर लिया। 12 जनवरी का दिन निश्चित हुआ। नियमानुसार डॉक्टर ने रोगी से लिखित आदेश चाहा। शरद बाबू के मुख पर हास्य की स्मित रेखा फैल गई। लिख दो, मैं उस पर सही कर दूंगा। कुमुद शंकर राय ने आदेश पत्र लिख दिया और शरद बाबू ने उस पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर। फिर कहा, जरा रुकी, नीचे मैं स्वयं कुछ लिखना चाहता हूँ। उस पत्र में लिखा था, ऑपरेशन में जो संकट आ सकता है उसका समझ दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ और डॉक्टर के.एस. राय से अनुरोध करता हूँ कि ऑपरेशन करें। उस पर तारीख थी 12 जनवरी 1938। शरद बाबू ने आड़े हस्ताक्षर करके फिर तारीख दे दी और नीचे एक वाक्य लिख दिया, संपूर्ण होश और हौसले के साथ। यह वाक्य भी अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन उनका मस्तिष्क अब पूरी तरह से ठीक काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने सेंसिज और करेज के स्पेलिंग गलत लिखे। ये सब लिखते समय उन्होंने अपूर्व आनंद और तृप्ति का अनुभव किया। जिस फाउंटेन पेन से उन्होंने ये अक्षर लिखे थे, उसे उमा प्रसाद को देते हुए कहा, इसे अपने पास रख लेना। फिर तृप्ति की निश्वास छोड़कर बोले, आह, बहुत आराम पाया, लिखने में बड़ा अच्छा लगा। जीवन भर लेखनी के साथ उनका रक्त का संबंध था। अंतिम विदा के समय ये मानो अत्यंत प्रियजन की सबसे अंतिम स्पर्श अनुभूति थी। एक दिन पूर्व उन्होंने अपना वसीयतनामा भी लिखवा दिया था, सब कुछ अपनी पत्नी हिरणमयी देवी के नाम पर। उनकी मृत्यु के बाद वह सब कुछ उनके भतीजे का होना था, किंतु रुपया इंपीरियल बैंक में भी था और उन्होंने अपनी भतीजी के विवाह के लिए सुरक्षित कर दिया था। उसके बाद यदि आज शेष रहे तो उसका उपयोग भाई के बच्चों के लिए होना था। छोटे भाई प्रकाश चंद को बस परिवार 24 अश्विनी दत्त रोड वाले मकान में रहने का अधिकार मिला। डॉक्टर ललित मोहन बंदोपाध्याय ने 12 बजे ऑपरेशन किया। पाया कि जिगर एकदम गल गया है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने घाव को वैसे ही बंद कर दिया जिससे वह शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर जा सके। मुख से कुछ भी खाने का निषेध था। ट्यूब द्वारा तरल पदार्थ ही वो ले सकते थे, उसी की व्यवस्था कर दी गई थी। ऑपरेशन के समय रोगी को रक्त की आवश्यकता थी। प्रकाश चंद ने अपना रक्त दिया, लेकिन वो यथेष्ट नहीं था। तब उनके पड़ोसी नकुल चंद पति ने अपना रक्त दिया। पिता की मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने ही उनकी सारी सार संभाला था।
जब कभी भी उस परिवार पर कोई संकट आया, उन्होंने पाया कि शरत उनके पास है। वे उसे कलकत्ता ले आए और किसी से कहकर विश्वविद्यालय में नौकरी दे दी। उसी का ऋण शोध करने के लिए मानो नकुल ने अपना रख दिया। अवस्था कुछ सुधरती सी जान पड़ी, किसी-किसी के मन में आशा की किरण जगी, लेकिन वो मात्र एक छल था, उनको बचाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ थे। धीरे-धीरे वो संज्ञा खोने लगे, धीरे-धीरे मृत्यु उन्हें आगोश में लेने लगी। सांस धीमी होती चली गई। उनके जीवन रूपी नाटक के अंतिम दृश्य पर पर्दा बहुत धीरे-धीरे गिर रहा था। शुक्रवार 14 जनवरी की रात के बाद यंत्रणा से वो कातर हो उठे। यंत्रणा, भीषण यंत्रणा। क्या है शरत? मैं मर रहा हूँ, दिख नहीं पाता वे कौन है? वे रात भर अंतर्नाद करते रहे। 4 बजे संज्ञाहीन हो गए। 7 बजे ऑक्सीजन दी गई पर व्यर्थ। उसी संज्ञाहीन अवस्था में वो कई बार चिल्लाए। उनके अंतिम शब्द आमोक, अमाके अमाके, दाओ अमाके, मुझे दो, मुझे दो। लेकिन कौन उनको क्या देता? वे क्या चाहते थे, क्या उन्हें नहीं मिला? बंगालियों ने प्राणों से पात्र भर कर यश, अर्थ, प्रतिष्ठा सब कुछ उनको दिया, तब क्या था जिसके लिए इस जीवन बैरागी आवारा कथा शिल्पी को इस जीवन में सांत्वना नहीं मिली और उसे परलोक में तृप्ति चाहिए? इस वाक्य के अनेक लोगों ने अनेक अर्थ लगाए, लेकिन सचमुच क्या इसका कोई अर्थ था? कुछ और भी शब्द उनके मुख से निकले। हो सकता है उन्हें प्यास लगी हो सकता है उन्हें पानी की एक बूंद मांगी, हो सकता है पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मृत्यु को पुकारा हो, लेकिन ये सब कल्पना मात्र है। उस दिन 16 जनवरी रविवार सन 1938 तदनुसार 2 माघ बंगाब्द और पौष पूर्णिमा का दिन सवेरे के 10 बजे भारत के अपराजेय कथा शिल्पी जनप्रिय साहित्यिक ने अंतिम सांस ली। उस समय उनकी आयु थी 61 वर्ष 4 महीने। स्वयं एक दिन उन्होंने कहा था, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। उस दिन कलकत्ता नगर में विशेष चंचलता दिखाई दी। दल के दल नर नारी पथ रास्ते पर इकट्ठे होकर स्वर्गीय साहित्य के लिए अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। 2 घंटे के भीतर ही कई समाचार पत्रों ने विशेष संस्करण प्रकाशित किए। रेडियो से घोषणा होने लगी, एक उपन्यासकार के लिए इतनी वेदना का क्या होना विरल ही है। मोटर द्वारा सौ घर ले जाया गया। सामने के दलान में एक पलंग पर भारतवर्ष के अमर कथा शिल्पी की देह अंतिम दर्शन के लिए रख दी गई। उनके असंख्य प्रेमियों के अतिरिक्त प्रमुख व्यक्तियों में जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अस्पताल या घर आए, मेयर सनत कुमार राय चौधरी, ऑनरेबल सत्यचंद मित्र, शरद चंद्र बसु, नल्ली रंजन सरकार, डॉक्टर विधान चंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रामा प्रसाद मुखर्जी, किरण शंकर बसु, तुषार कांति, हरिदास चट्टोपाध्याय, कैप्टन एस, उपेंद्र नाथ गांगुली, सुधांशु शेखर चट्टोपाध्याय, मुरलीधर बसु, निर्मल चंद, राजा छितिन देव, ज्ञानंजन योगी, कुमार मणिंद्र, जनाब के अहमद, श्रीमती मुकुल चंद, सतीश, राय बहादुर जलधर सेन, यतीन्द्र मोहन बागची, कालिदास, कुमुद रंजन, चारू चंद्र, शैलजा मुखोपाध्याय और प्रबोध कुमार सान्याल। पीए ने कलकत्ता शाखा की ओर से 100 पर माल्यार्पण हुआ। शव यात्रा 3:15 पर आरंभ हुई। परिचालना का भार दक्षिण कलकत्ता कांग्रेस कमेटी ने लिया। राष्ट्रीय पताका फहरा रही थी, जनता वंदे मातरम और शरद की जय घोष कर रही थी। मार्ग में न केवल श्री सुभाष चंद्र बोस और सर आशुतोष मुखर्जी के घरों पर बल्कि स्थान स्थान पे अनेक संस्थाओं और अनेक कॉलेजों में 100 पर मालाएं चढ़ाई गई, लेकिन फिर भी यह एक साहित्य की अंतिम यात्रा थी। किरण शंकर राय ने इस समूह को देखकर कहा, क्या यही बंगाल की मनुष्यता है? क्या यही बंगाल की कृतज्ञता है? आज बंगाल का इतना बड़ा साहित्यिक, इतना बड़ा देशभक्त स्वर्गवासी हुआ, क्या यही इसकी शव यात्रा है? समस्त कलकत्ता केवड़ा तत्ते के शमशान में क्यों नहीं टूट पड़ा? और अंत में जहाँ देशबंधु चितरंजन, यतीन्द्र मोहन, आशुतोष मुखर्जी, सासमल और यतीन दास आदि की नश्वर देह अग्नि को प्राप्त हुई, वहीं श्रीकांत के सृष्टा चिर दुख दर्दी, चिरव्रात चरित्रहीन हमारा शरद के रूप सिख कंकाल को चिता पर रख दिया गया। छोटे भाई प्रकाश ने अंतिम कृत्य संपन्न किए। मुख में अग्नि दी प्रकाश के बालक पुत्र ने। और इस प्रकार संध्या को 5:45 पर केवड़ा तल्ले में एक विराट जनसमूह के सामने उनका भौतिक शरीर अग्नि को सौंप दिया गया। शेष रह गई बेसुमार अटपटी यादें और सह गया उनका विपुल साहित्य, जो अन्याय के विरुद्ध उनके सतत युद्ध का अमर साक्षी है। इस दावे का मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ा। मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता को, इस महिमा को जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूप में अंकित करने का प्रयास किया। सारे बंगाल में हाहाकार मच गया। जीवन काल में जो उनके विरोधी थे, उन्होंने भी मुक्त कंठ से उनकी प्रतिभा का अभिनंदन किया। आधुनिक काल के उस प्रियतम लेखक के महाप्रयाण पर, जिसने बंगाली जीवन के आनंद और वेदना को एकांत सहानुभूति से चित्रित किया, देशवासियों के साथ गंभीर मन वेदना का अनुभव करते हुए कवि गुरु रविन्द्र ने शोक संतप्त होकर लिखा, जहार अमर स्थान प्रेमेरा ने छतितर छति नए मृत्युतर सास ने देशेर माटिर थे के नीलू रे जाने देशेर हृदय ताके रखिए छुबारे। जिनका अमर स्थान प्रेम के शासन पर है, मृत्यु ने कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। भौतिक दृष्टि से उन्हें देश जुदा कर दिया गया, लेकिन उनके हृदय में उनका स्थान सदा बना रहेगा। धन्य शरदचंद्र, तुम इतने दिन कहाँ थे, कहाँ से आ गए? सचमुच तुम्हारे समान एक लेखक की बड़ी आवश्यकता थी। सामाजिक व्याधि और निवृत्ति का चित्रण करने के लिए तुमने जिस प्रकार कलम पकड़ी, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तुमने कभी भी धर्म मत के ऊपर ओछा व्यंग विद्रूप नहीं किया, इसलिए कुप्रथाओं के ऊपर कुठाराघात
बात करने में कुंठित नहीं हुए। तुम्हारी रचनाएं मर्मस्पर्शी या अंतःस्थल तक में प्रवेश कर जाने वाले तुम्हारे चरित्रों के साथ एकाकार हुआ जा सकता है। तुम्हारी एक और विशेषता ये थी कि उनका सुख दुख पाठकों का सुख दुख है, सब कुछ सहज है, कोई कष्ट कल्पना नहीं। प्रतिदिन के जीवन से चरित्र लिए हो तुमने। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की डायरी से। एक साहित्य की दृष्टि से वे महान थे, लेकिन एक देशभक्त की दृष्टि से वे और भी महान थे। उनकी मृत्यु से कांग्रेस को बहुत क्षति हुई। राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षीय भाषण से ये चीज निकल के आता है। शरद बाबू की मृत्यु के 10 दिन बाद कवि गुरु द्वारा श्रद्धांजलि लिखी गई चतुष्पदी उन्हीं को हस्तलिखित की गई थी। और यहाँ पे देखिए ये सब जो है ऑपरेशन के लिए शरद बाबू का आदेश पत्र कैसे था। और फिर परिशिष्ट एक में सहायक ग्रंथ में कि कहाँ से इन्होंने संपूर्ण शरद साहित्य संग्रह, एमसी सरकार एंड कलकत्ता, श्री कांते शरद मोहित लाल मजूमदार, शरद चंद्र तीन खंड गोपाल चंद, शरद सोम सुंदर बंदोपाध्याय, देश बंधु गांधी जी शंकर प्रसाद, सर चंदेल राजनीतिक जीवन सचिदानंद, कहाँ से इन्होंने जो है इनके बारे में लिया और इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा जो है उन लोगों का उल्लेख किया है। सहायक समाचार पत्रों में आमर राउतराव वातायन भारतवर्ष, जयश्री दीपाली, गल भारती देश, रविंद्र भारती, वसुमती विश्व भारती, प्रवर्तक प्रवासी, कलिकम तरुणेर, कल्लोल भारती, नवनीत साप्ताहिक, धर्मयुग, हिमप्रस्थ, मॉडर्न रिव्यू। सहायक व्यक्ति जो इनके बारे में बताए थे सुपरिचित हिंदी लेखक सर्वश्री अमृतलाल, फिर दिलीप कुमार संगीतज्ञ थे, उपेंद्र नाथ रिश्ते के इनके मामा लगते थे, तो रिश्ते के मामा थे, सुपरिचित लेखक भी थे। अमल होम जो थे पत्रकार थे। राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ये सुपरिचित लेखक थे। नरेंद्र देव साहित्यकार थे और नरेंद्र देव भी अंतरंग बंधु थे। उमा प्रसाद साहित्यकार थे। नंद गोपाल सेन गुप्ता सुपरिचित लेखक पत्रकार थे। असमंजस मुखोपाध्याय सुपरिचित साहित्यकार थे। सोमेंद्र नाथ पत्रकार थे। प्रबोध कुमार सान्याल सुपरिचित साहित्यकार। वीरेंद्र थे वाचस्पति पाठक। प्रमथ नाथ मुजफ्फरपुर के अंतरंग मित्र थे। चंडी चरित्र घोष बचपन के परिचित भागलपुर के एडवोकेट थे। चंडी चंद्रशेखर घोष कौन थे, तो ये थे भागलपुर में बंधु। एस एम मजूमदार, भूपति भूषण घोष भागलपुर में बचपन के परिचित एक मित्र थे ये भूपति भूषण। बलाई चंद मुखोपाध्याय बनपुल, इलाचंद, फिर अविनाश घोषाले सुपरिचित लेखक थे। फड़िंद भागलपुर में बचपन के एक बंधु थे फड़िंद। महावीर प्रसाद पोद्दार सुपरिचित चिकित्सक थे। एस दास और फिर एस एम दोषी रंगून के एक बंधु, रंगून में दफ्तर में अमेय कुमार सेन। सुबोध चटर्जी रंगून के एक बंधु थे। डॉक्टर महादेव शाया सुपरिचित लेखक। प्रफुल्ल सुरेंद्र मोहन जो थे ये सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। ए एन सेन रंगून के परिचित मित्र। रूपेन सेन रंगून। भूपेन चौधरी कौन थे, तो ये थे भूपेन चौधरी रंगून भागलपुर के। हेमेन राय, रविंद्र गांगुली, पुड़ेन्द्र गांगुली मामा सुरेंद्र के पुत्र थे रविंद्र और पुड़ेन्द्र। सुखरंजन, सुधीर कुमार मुखर्जी बहन का परिवार था सुधीर। और ये श्रीमती राधा रानी जो थी ये सुपरिचित बांग्ला कवित्री थी। श्रीमती राधा रानी सुपरिचित बांग्ला कवित्री थी। श्रीमती रेणुका रंगून के एक सहकर्मी की पुत्री थी। सत्येंद्र चटर्जी तो थे मौसेरे भाई। सजनीकांत सुपरिचित बांग्ला लेखक। सौरींद्र मोहन बचपन के अंतरंग मित्र और सुपरिचित लेखक थे सौरींद्र। प्रेमेंद्र भी साहित्यकार थे। नकुल चंद गांव के एक पड़ोसी थे नकुल। सचिनंदन सुपरिचित लेखक थे। रामा प्रसाद मुखर्जी रमा प्रसाद जो थे वंगबाड़ी के संचालक थे। हुमायूं कबीर, अरुण कुमार सुपरिचित, कुमुद भी और चक्रवर्ती सोमेंद्र ये सब जो है सुपरिचित साहित्यकार थे। सोमेंद्र इनके मामा फड़िंद के पुत्र थे। मामा फड़िंद के अमल कुमार भी थे। नलिनीकांत सुपरिचित लेखक थे। शिशिर कुमार और डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार सुपरिचित इतिहासकारों में साहित्यकारों में थे। वे व्यक्ति जिनसे पत्र व्यवहार किया। अजरुद्दीन सुपरिचित वो थे। विभूति भूषण सुपरिचित इनके लेखक। गुरदयाल मालिक, हिमांशु भूषण, डॉक्टर सत्येंद्र गांगुली, सुरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय चटर्जी मुजफ्फरपुर के एक साथी। रंगून के थे बीसी मुखर्जी, परेश नाथ, रजिस्टर स्वामी, प्रधानमंत्री बांग्ला साहित्य सम्मेलन, अशोक चट्टोपाध्याय, धर्मेंद्र गौड़, सुनीति कुमार, अन्नदा शंकर सुपरिचित साहित्यकार। अन्य व्यक्ति जैसे सर्वश्री हरिशंकर शर्मा, आशीष, श्रीमती सुजाता, शैलजानंद, कुमुदनी कांत रंगून के अंतरंग सहकर्मी थी कुमुदनी कांत। प्रमोद चौधरी सुपरिचित लेखक थे। प्रमोद का नाम आया था। निरूपमा सुप्रसिद्ध लेखिका थी। कैशोरी की परिचिता थी ये। नरेश चंद्र, मनोज, हरिशंकर, धीरेन्द्र, बिमल भगवान, शिवनंदन प्रसाद, ओम प्रकाश, मोहन सिंह, बंकिम चंद्र, यशपाल जैन, भीमसेन, विश्वनाथ, विष्णुकांत, कालीनाथ, रतनलाल, पृथ्वीनाथ, कृष्णाचे, सुधीर स्वामी। तो ज़्यादातर इसमें जिनका भी नाम है वो सब साहित्यकार थे। मामा वरेरकर मराठी के और ब्रह्मानंद, राधा कृष्ण, सत्येंद्र, अनुवेद, सत्यनारायण ये सभी का नाम यहाँ पे दिया गया है कि किनसे वार्तालाप हुआ। परिशिष्ट 3 में महात्मा जी आज सरकार की जेल में है। भारतवासियों के लिए समाचार कैसा है और क्या है ये केवल भारतवासी ही जानता है, तो भी सारा देश स्तब्ध हो रहा। देशव्यापी
कड़ी हड़तालें नहीं हुई, शोक से सम्मत नारियों के समूह रास्ते पर नहीं निकल पड़े, लाखों करोड़ सभा समितियों में हृदय की गहरी व्यथा निवेदन करने कोई नहीं आया। जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कल था आज भी सब ठीक वैसा है, कहीं रत्ती भर भी उलट पुलट नहीं हुआ। जाने के पहले महात्मा जी अनुरोध कर गए कि उनके लिए कहीं कोई हड़ताल, किसी तरह का प्रतिवाद सभा, किसी प्रकार की चंचलता या लेस मात क्षोभ न किया जाए। आज्ञा अत्यंत कठिन है, किंतु तो भी सारे देश ने उनके इस आदेश का शिरोधार्य किया। ये कंठरोध, निःशब्द संयम, अपने को दबा कर रखने की ये कठिन परीक्षा कितना बड़ा दुस्साध्य काम है, इस बात को वे अच्छी तरह जानते थे। तो भी इस आशा का प्रचार कर जाने में उन्हें तनिक भी अटक नहीं हुई। एक दिन जिस दिन ने उन्होंने विद्रुप, दरिद्र, सताए गए और वंचित प्रजावर्ग का परम दुख राजा की आंखों के सामने उपस्थित करने के लिए युवराज की अभ्यर्थना और स्वागत का निषेध किया, उस हर दिन अर्थहीन निरानंद उत्सव के अभिनय से ये सब तरह अलग रहने के लिए प्रत्येक भारतवासी को उपदेश दिया था। उस दिन भी कोई अटक नहीं हुई या उनमें छिपा नहीं था कि उनके परिणाम स्वरूप राजरोष का आग कहाँ और कितनी दूर फैलेगा। हिमालय से दक्षिण के शेष प्रांत तक सभी आशुयुगवादियों का मुख हताशा और निसफल क्रोध से स्याह उठा और फौरन ही दिल्ली की अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक में उनके सिर पर से गुप्त और प्रकट लांछना की एक जैसे आंधी निकल गई। किंतु इतनी बड़ी शांत शक्ति और शुद्ध सत्यनिष्ठा की मर्यादा को धर्महीन उद्दंड राजशक्ति नहीं समझ सकी। स्वार्थ के नाम से जिनका कहीं कुछ भी नहीं लेना देना, आंतों के लिए पीड़ितों के लिए जो सन्यासी है, इस अभागे देश में ऐसा कानून भी है जिसके अपराध से इस आदमी को भी आज जेल जाना पड़ा। आज जब देश का भार देश के माथे आ पड़ा है, तब एक बात जिसे वो बार बार कह गए कि कभी किसी के भी हाथ में दान की तरह स्वाधीनता नहीं ली जाती, लेने पर भी वो नहीं टिकती, उसे हृदय के रग से प्राप्त करना होता है। भूतपूर्व भारत सचिव मांडलिक साहब जब उस दफा भारतवर्ष आए, तब इस बंगाल के ही एक विश्वविद्यालय बंगाली ने उनको एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी थी और उसका एक लंबा चौड़ा उत्तर भी पाया था, किंतु आदि से अंत तक अच्छी अच्छी निसार बातों के बोझ से भरी उस भारी चिट्ठी की चालाबाजी के सिवा और कुछ भी मुझे याद नहीं है। और जान पड़ता है ऐसी बातें याद भी नहीं रहती, किंतु इस पक्ष का स्थूल वक्तव्य मुझे खूब याद है। महात्मा जी ने राजशक्ति के हृदय पर ही जोर दिया था, मार काट खून खराबा शस्त्र आदि बाहुबल की ओर वो नहीं गए। उनका सारा आवेदन निवेदन अभियोग अनुयोग आत्मा के ही निकट रहा, दुख सहकर वध करके नहीं, अकंठित चित्त से अपनी बलि देने के लिए वह इस धर्म युद्ध में उतरे थे। यही थी उनकी तपस्या, इसी को उन्होंने वीर का धर्म कहकर निष्कपट भाव से दिन रात लोगों से सारे पृथ्वी मंडल से उद्धत आविचार की चक्की में मनुष्य दिन रात पिस कर मर रहा है, इसका एकमात्र हल गोली गोली बंदूक बारूद और तोप में नहीं है, यानी केवल वो मनुष्य की प्रीति में कहते हैं कि प्रेम में है। किंतु इस अचंचल निष्कंप दीपशिखा की महिमा समझ पाना बहुतों के लिए दुसाध है। इसी से उस दिन श्रीयुत बिपिन बाबू सुप्रसिद्ध बिपिन चंद्रपाल ने जब महात्मा जी का ये कथन, आई वुड डिक्लाइन टू गेन इंडियाज फ्रीडम एट द कॉस्ट ऑफ नॉन वायलेंस, मीनिंग अर्थात अहिंसा की कीमत पर मैं भारत की स्वाधीनता लेना स्वीकार नहीं करूंगा, मतलब ये कि भारत बिना अहिंसा के अपनी स्वाधीनता नहीं ग्रहण करेगा, उद्धत करके ये समझाना चाहा था कि महात्मा जी का लक्ष्य सत्याग्रह है, भारत की स्वाधीनता या स्वराज का लाभ इस लक्ष्य का एक अंग हो सकता है, किंतु मूल लक्ष्य नहीं। तब यह भी इस दीप सभा के रूप में हृदयंगम नहीं हो पाया। दूसरे की संपूर्ण स्वाधीनता के ऊपर हस्तक्षेप न करके मनुष्य की पूर्ण स्वाधीनता कितनी बड़ी सत्य वस्तु है, और इसके प्रति हस्तक्षेप न करके मनुष्य की पूर्ण स्वाधीनता कितनी बड़ी सत्य वस्तु है। सत्य के अंग प्रत्यंग जड़ और शाखा आदि नहीं है। संपूर्ण के अंतःकरण से स्वाधीनता और स्वराज की कामना करके जब वह अंग्रेजी राज के सब प्रकार के संसर्ग का त्याग करने के लिए राजी नहीं हुए, तब उन्होंने बहुत सी कड़वी बातें और गालियां उन्हें सुननी पड़ी। किंतु महात्मा जी ने इस पर कान नहीं दिया। वो जानते थे कि ये युक्ति सत्य नहीं है, कि जगत में जो कुछ एक दिन अन्याय की राह से अधर्म के मार्ग से स्थापित हो गया, उसे आज चाहे जिस तरह से हो दूर करना ही धर्म है। एक दिन जिस अंग्रेजी राज को प्रतिहत करना देश का सर्वश्रेष्ठ धर्म रहा, उस दिन हम उसे रोक नहीं पाए, इसलिए आज चाहे जिस उपाय या मार्ग में हो उसे नष्ट करना ही देश का एकमात्र धर्म है। यहाँ पे परिशिष्ट 4 में दिया शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के वसीयतनामे की प्रतिलिपि है। दिस इज द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ मी शरद चंद्र ऑफ नंबर 24 अश्विनी दत्त रोड विद इन द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ कलकत्ता, नाउ लेइंग एट द पार्क नर्सिंग होम एट विक्टोरिया टेरेस। तो कैसे उन्होंने अपने भाई को दे दिया था और कैसे वसीयतनामा उनका था। और कहते हैं कि साहित्य परिवार के सदस्य बनकर, हाँ, तो यहाँ पे जो है ये जो रचना है यहाँ पे ये समाप्त होता है। मूल हिंदी में प्रकाशन के समय से आवारा मसीहा तथा उसके लेखक विष्णु प्रभाकर ने न केवल अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किए जा चुके हैं, अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा पाब्लो नेरुदा सम्मान के अलावा बंग साहित्य सम्मेलन तथा कलकत्ता की सरस समिति द्वारा प्रदत्त शरद मेडल, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, महाराष्ट्र तथा हरियाणा की साहित्यिक अकादमी और अन्य संस्थाओं द्वारा उन्हें हार्दिक सम्मान भी प्राप्त है। शरद चंद्र भारत के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे, जिनका साहित्य भाषा की सभी सीमाएं लांघ कर सच्चे मायनों में अखिल भारतीय हो गया। उन्हें बंगाल में जितनी ख्याति और लोकप्रियता मिली, उतनी ही हिंदी में तथा गुजराती, मलयालम और अन्य भाषाओं में। उनकी रचनाएं तथा रचनाओं के पाठ देश भर की जनता के मानव जीवन के अंग बन गए। इन रचनाओं और पात्रों की विशेषता के कारण लेखक के अपने जीवन में भी पाठक की अपार रुचि उत्पन्न हुई, परंतु अब तक कोई भी ऐसा सर्वांगपूर्ण
कृति नहीं आया जो इस विषय पर सही और अधिकृत प्रकाश डाल सके। इस पुस्तक में शरद के जीवन से संबंधित अंतरंग और दुर्लभ चित्रों के 16 पृष्ठ भी है, जिनसे उनकी उपयोगिता और बढ़ गई है। बांग्ला में भी यद्यपि शरद के जीवन पर उनके विभिन्न पक्ष और विषयों छोटी-बड़ी कृतियाँ प्रकाशित हुई, परंतु ऐसी समग्र रचना कोई भी प्रकाशित नहीं हुई। ये गौरव पहली बार हिंदी में लिखी गई इसी कृति को प्राप्त हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट राजपाल प्रकाशन से था और आपने पढ़ा और बहुत ही दर्दनाक, हमने तो थोड़ा जल्दी में भी पढ़ दिया, लेकिन बहुत ही धैर्य के साथ जो है यहाँ पे शरद जी को पढ़ा जाना चाहिए। बहुत ही एक अंतर्दृष्टि मिला। अगर हम आवारा मसीहा नहीं पढ़ते तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि जिसको हम गलत समझते हैं, आवारा समझते हैं, वो कैसे एक दिन लोगों के लिए प्रिय बन जाता है, मसीहा बन जाते हैं। निसंदेह शरद जी की जीवनी पढ़ते हुए मुझे भी ये आभास हुआ कि उनका जीवन कितना अलग था, जिनको सब नहीं समझ पाते। तो उम्मीद है कि इसको आप जो है यहाँ पे सुनेंगे, वाचन को सुनेंगे और स्वयं से भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।